हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर मीनिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने आपको रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ एक एक लाइन जो है वो समझाने की कोशिश की थी। आइए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो हमने ये समझ लिया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिलाकर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो अपना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बन जाता है। उसके बाद हमने देख लिया कि नेचर कैसा होता है, कि अप्लाइड इन नेचर होता है, आर्ट एंड साइंस होता है, नॉर्मेटिव होता है। इस तरह की चीजें जो हमने पढ़ ली। फिर हमने पढ़ लिया स्कोप क्या क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ जो है एरियाज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी जरूरतें, इसकी आवश्यकताएं क्या है हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। मैनेजरियल इकोनॉमिक डिटेक्ट्स द प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड इवेलुएट्स द ऑल्टरनेटिव। तो कह रहे हैं कि पहले प्रॉब्लम को का पता लगाता है कि समस्या क्या है, उसके बाद इंफॉर्मेशन का जुगाड़ करता है कि भाई उस समस्या से निपटने के लिए, वो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उसके बाद जो है ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करता है कि अगर ये सॉल्यूशन ना होकर दूसरा सॉल्यूशन लगाए तो कैसा रहेगा। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाती हैं कि पहले प्रॉब्लम का पता लगा लो, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने सॉल्यूशंस फ्रेम करो। तो सॉल्यूशंस जो है जरूरी नहीं एक सिचुएशन का एक सॉल्यूशन हो, मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हर सॉल्यूशन जो है एक एक बार जो है ट्रायल एंड एरर करके देखिए अपनी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन में, और जो आपको सॉल्यूशन आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा वो आप उसको डिसीजन बना लेंगे। दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स मीडिएट्स द थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल, जैसे अप्लाइड इन नेचर था वो तो पता ही है, थ्योरी को थ्योरी रखेंगे तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। उस थ्योरी को आप रियल लाइफ में जाकर अप्लाई कीजिए, तभी वो थ्योरी जो है प्रैक्टिकली जो है रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे टेस्ट की जा सकती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स द मैनेजर इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड एनहांस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू एनालाइजिंग ऑल द बिजनेस डिसीजंस एंड फोरकास्ट। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है, वो मैनेजर्स को हेल्प करता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एनहेंस करने में, इंप्रूव करने में, और जो है इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर की जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं पॉइंट दर पॉइंट की क्या बात यहाँ पर कही गई है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प द मैनेजर इन डायरेक्टिंग ऑल द नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज इन डिजायर्ड मैनर। तो नेचुरल और मैन मेड दोनों रिसोर्सेज होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास। हमारे पास पानी होता है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो बाकी हैं, ट्रीज हो गए, उस तरह की सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, कोल हो गया। और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं, वो मशीनरी जो उस कोल को एक्सट्रैक्ट करने में हमारी मदद करेगी, वो मशीनरी जो उस पानी को जो है अपना डैम में या टर्बाइंस के ऊपर हाई स्पीड पर डालेगी ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। उस तरह की सारी चीजें जो है यहाँ पर की जा सकती हैं। द डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग विद द एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। तो हर चीज की जो डिमांड है, चाहे वो गुड्स है कोई, चाहे वो सर्विसेज है, लेट इट बी इलेक्ट्रिसिटी, लेट इट बी मोबाइल फोन्स, लेट इट बी टेक्नोलॉजी, लेट इट बी कार्स, कुछ भी हो, कोई भी जो है आपकी गुड्स और सर्विसेज हैं, जो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी और उतनी उन पॉपुलेशन की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है अल्टीमेटली कहाँ रिजल्ट करते हैं, मोर सेल्स में। यानी कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी और पॉपुलेशन के हाथ में जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही ज्यादा चीजें खरीदेंगी और सर्विसेज लेंगी। इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन सेटिस्फाइंग द इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइड ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। तो इंक्रीजिंग और डाइवर्सिफाइड ह्यूमन नीड्स हैं, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी भी आती जाएगी। तो हर पॉपुलेशन हर जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसके अंदर हर इंडिविजुअल के जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना ही जो है अपना मैनेजमेंट का काम होता है। और उसमें उसकी मदद कौन करता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों करता है, क्योंकि ये कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करता है, प्रोडक्शन को अच्छे से स्टडी करता है, उस तरह की चीजें यहाँ पर की जाती हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक shows the central role in solving various problems of an economy such as what, how and how much, to whom and where to प्रोड्यूस। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, उसके अंदर भी आपको यही प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक्स मेथड द मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स द बिजनेस पॉलिसीज टू मेक प्रॉपर डिसीजंस इन सॉल्विंग दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो कह रहे हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की मदद से जो है मैनेजमेंट वो ऐसे फॉर्मुलेज, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे डिसीजंस ले सकती है, ऐसे फॉर्मुलेट कर सकती है पॉलिसीज, जिनसे जो है अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कि ये वाली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ मेंशन की गई है, व्हाट, हाउ, हाउ मच, टू हुम एंड वेयर टू प्रोड्यूस, इसको सॉल्व किया जा सकता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक इज यूजफुल इन टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन बाय अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। वही बात बार बार दोहराई जा रही है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजमेंट को क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस, देखिए प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बिजनेस कैन टेक। तो वो प्रोडक्शन जो है मैंने आपको पहले समझाया था, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर उसके उसमें दिया हुआ था
ये देखिए ये दे रखा पहले हम तो प्रोडक्शन के से रिलेटेड ही है ये। प्रोडक्शन जब आप नहीं करेंगे तो वो कंज्यूमर्स की डिमांड कैसे सेटिस्फाई होगी, कंज्यूमर की डिमांड सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो पहले आप कंज्यूमर को समझिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, जब आप ये जान लेंगे तो उसको वो देने की कोशिश करें, वो देने की कोशिश करेंगे यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। अभी हमें पता चल गया, आप अगला क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि वो कैसे करें। तो वो चीज भी डिसाइड कर ली तो अब जो है प्राइसिंग डिसीजन की हाउ मच टू चार्ज फॉर व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजें की जाती हैं। उसके बाद आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक प्रूव्स इट्स सिग्निफिकेंस एज इट डिफाइंस एंड डायरेक्ट्स द पर्क्स एंड पिटफॉल्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था एजम्पशंस भी होती हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं, आपने पढ़ा था ना ऊपर उसकी नेचर के अंदर। तो वही बात यहाँ पर कह गई है कि जब हम किसी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो हम उसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही नहीं स्टडी करते, हम उसके लूप होल्स भी स्टडी करते हैं, हम उसके डाउनफॉल्स भी स्टडी करते हैं। पर्क्स का मतलब क्या होता है, बेनिफिट यानी उसकी एडवांटेजेस की क्या क्या है, और पिटफॉल्स क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस की। एक इकोनॉमी है जैसे मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी है, तो उसके अंदर पर्क्स क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस फ्रेंडली है। दूसरी तरह उसके पिटफॉल्स क्या है कि भाई जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा ओवरली पॉपुलेटेड है, उसको पेनिट्रेट करना अपने आप में एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो इस तरह के पर्क्स भी हैं, इस तरह के पिटफॉल्स भी हैं। इट आइडेंटिफाइज द बिजनेस एक्टिविटीज दैट कैन पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट प्रोडक्शन क्वांटिटी क्वालिटी कॉस्ट सेलिंग प्राइस आर टेकन अकॉर्डिंगली। तो बिल्कुल वही बात कही जा रही है कि हमारे को ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, ऐसा एनवायरमेंट आइडेंटिफाई करता है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर हो सकता है। तो उन सब चीजों को दायरे में रख के, उन सब चीजों को मद्देनजर रख के, उन चीजों को अपने फोकस में रख के, ध्यान में रख के हमें अपने प्राइसिंग डिसीजन, कॉस्ट डिसीजन, इस तरह के सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो है बिजनेस रिलेटेड वो लेने पड़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द वेरियस प्राइसिंग पॉलिसीज एंड टैक्टिक्स दैट गाइड द मैनेजर इन हैंडलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए जब आप एक किसी मार्केट में अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आप ही यूनिक प्रोडक्ट है, उस तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स का वहां पर आपके कंपटीशन के साथ साथ ये डिटरमाइन भी करता है कि आपका प्राइस क्या होगा। मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन रिलीज कर रहे हैं और वही सेम स्पेसिफिकेशंस का मोबाइल ऑलरेडी सैमसंग वन प्लस इस तरह का प्रोडक्ट 25,000 रुपए में बेच रहा है, और आप उस प्रोडक्ट की अपनी तरफ से प्राइसिंग मान ले 50,000 रख दीजिए, तो उसको कैसे खरीदेंगे लोग। तो प्राइसिंग डिसीजंस जो हैं वो भी आपको अपने मार्केट, आपके एनवायरनमेंट से पता चल जाता है। और आपके मार्केट एनवायरनमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, इकोनॉमी को कौन समझता है, इकोनॉमिक समझता है। तो उस तरह के डिसीजंस भी आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लेने में मदद करता है, क्योंकि आपको मार्केट का अच्छा खासा यहाँ पर आइडिया हो जाता है। डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज आर अडॉप्टेड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट एंड मोनोपोली। तो हर तरह के, मोनोपोली में तो आप ही प्राइस टेकर होते हैं, आप ही प्राइस जो है डिसाइड करते हैं, डिमांड सप्लाई पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। तो वहां तो आप जितना भी चार्ज कीजिए कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्रोडक्ट ही एक है, सेलर भी एक ही है, और खरीदार जो है अनलिमिटेड है। तो वही चीजें यहाँ पर मोनोपोली में है। परफेक्ट में आप कुछ भी कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग आपको कंप्लीट जो है एक इंडिपेंडेंस फ्रीडम मिलती है, एंट्री एग्जिट की, उस तरह की सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। The well-being of the labor and owners of capital, land and other resources have increased after the emergence of concept managerial economics। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए रिसोर्सेज को आपने पढ़ा था, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का अपने आप में क्या मतलब होता है कि आप उनको इस तरह यूज करेंगे कि उनका भी फायदा होता रहे और आपकी जो है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सके। आपके लेबर जो है एग्जॉस्ट भी ना हो, आपकी मशीनरी जो है वो दिन भर जो है सारा 24 घंटे ना चले। तो उस तरह की चीजें जो है आप अगर डिसाइड करेंगे, उस तरह से आप मैनेज करेंगे अपने बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज को, अपने कैश को जो है पानी की तरह मत बहाइए, उसको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको जो है रिटर्न्स, एक डेफिनेट रिटर्न्स मिलते रहे, एक जो है आपका स्टेबिलिटी मेंटेन रहे फ्लोज की, कैश फ्लोज की। तो वो सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ती हैं। तो वही आपको हेल्प करता है कौन करने में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आइए देखते हैं रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। हमने वो पढ़ा था कि इसके अलग अलग डिसिप्लिन यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ भी जो है अच्छे खासे रिलेशंस हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, रिसर्च हो गया आपका, या अकाउंटिंग हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ ये आपका जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं। बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स दैट प्रोपाउंडिंग इट्स थ्योरीज एंड डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ अदर डिसिप्लिन। तो बिल्कुल सही बात है, अपने आप में जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स उठाकर एक 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 एक्यूमुलेटेड डिसिप्लिन क्रिएट किया गया है। और इसके अंदर खुद का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैनेजरियल, पर्टिकुलरली मैनेजरियल। जैसे अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग के तो खुद के स्टैंडर्ड्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं। लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी सिमिलरली ऐसे ही खुद की थ्योरीज हैं। मैथमेटिक्स जो है पूरा अपनी तरह खुद थ्योरी है, पाइथागोरस थ्योरम है, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है, इस तरह की
सारी चीजें, मेंसुरेशन है, इस तरह की सारी चीजें मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में आपकी, स्टैटिस्टिक्स में भी क्या है आपके, कैसे आप अपने इकोनॉमिक्स को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर या न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसीज है, मीन मीडियन मोड हो गया आपका, डिस्पर्जन है कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इस तरह की चीजें हैं। और आपका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है इन्हीं सब चीजों का, स्क्यूनेस, कर्टोसिस के द्वारा। और इस तरह की सारी प्रोबेबिलिटी है, आपका प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो वो सारी चीजें जो है उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही रिलेट करती हैं, वो स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट्स के अंदर डील करती हैं। लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद से कुछ भी नया नहीं लेके आता है। वो इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर से कुछ कुछ टॉपिक्स जो है, जो मैनेजमेंट को मैनेजरियल डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, बाय अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स, वही कॉन्सेप्ट जो है उठाकर यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स यानी कि जो अपनी ओरिजिनल इकोनॉमिक्स है, जो जो हम पढ़ते हैं अपनी सिर्फ इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी कि जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक सब्जेक्ट है जिसके अंदर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं, एक इंडस्ट्री को किस तरह की इकोनॉमी में जो है बिहेव करना पड़ता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होते हैं, उस तरह के सारे फंक्शन जो हैं प्रॉपर इकोनॉमिक्स के, वो इसके अंदर यूज किए गए हैं। तो देखेंगे आप, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी प्राइसिंग थ्योरीज, यानी कि प्राइस कैसे रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिमांड कितनी इलास्टिक है, प्राइस उसको कितना इंपैक्ट करता है, सप्लाई उसको कितना इंपैक्ट करती है, एंड द थ्योरीज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग, तो अकाउंटेंसी के साथ इसका क्या रिलेशन है, यूजेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टू टेक वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोवाइड द डाटा रिगार्डिंग कॉस्ट, रेवेन्यू एंड देयर क्लासिफिकेशन व्हिच है। तो बिल्कुल सही बात है। अकाउंटेंसी से आपको क्या बोलता है, अकाउंटेंसी से आपको एक्यूरेट फिगर्स पता चलते हैं जो आप अपने यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल डिसीजंस लेने में। जैसे आपको सेल्स पता चल जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, सेल्स आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो सेल्स का डाटा यूज होगा वो कहां से होगा, अकाउंटेंसी से यूज होगा। तो इस तरह की चीजें जो है ये सारे इंटर रिलेटेड है आपस के अंदर, कोई भी एक सब्जेक्ट इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैथमेटिक्स के साथ बिल्कुल रिलेशन है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ये सब चीजें जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज की जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे, कोरिलेशन पता करेंगे कि दो वेरिएबल्स यानी कि सेल्स और एडवर्टीजमेंट में क्या रिलेशन है, क्या फैक्टर जो है किस चीज को इंपैक्ट कर रहा है, रिग्रेशन में पता कर लेंगे। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप स्टैटिस्टिक्स से उठा के मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च यानी कि ऑपरेशन यानी कि जाकर फील्ड में रिसर्च करना, वो चीज जो है यहाँ पर बताई जाती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टेक असिस्टेंट फ्रॉम साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो इस तरह की सारी चीजें जो है आप रिसर्च के द्वारा कंडक्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग आ गई, वो डिसीजन मेकिंग तो तब से हम बोले ही जा रहे हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है। तो थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग किस सब्जेक्ट का पार्ट बनता है, अपने मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। तो वो चीजें यहाँ पर बताई। कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर तो आजकल देखिए, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा चीज है जहां पर जो हर जगह इन्वॉल्व किया जाता है, करना जरूरी है, दैट इज द फ्यूचर। तो कंप्यूटर साइंस के बिना तो कोई चीज की ही नहीं जा सकती। कंप्यूटर के बिना आप क्या, अब अभी किताबों अपने बुक्स के अंदर जो है पेपर पेजेस के ऊपर जो है अकाउंटेंसी या स्टैटिस्टिक्स नहीं की जाती, अब जो है एक्सेल के द्वारा ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं। प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल्स बनाए गए हैं जिनके अंदर आप स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कर सकते हैं। जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, उसके अंदर आप ऑलमोस्ट सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलस कर सकते हैं, अलजेब्रा कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टीचिंग हो गया आपका, टीचिंग में भी आईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और हर चीज जो है कंप्यूटर से आजकल रिलेट कर दी गई है। रिलेशनशिप विद साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। साइकोलॉजी फिर से वहीं आ जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमाइन करना है। एम्प्लॉइज, देखिए कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, एम्प्लॉय बिहेवियर या मैनेजमेंट इंडिविजुअल बिहेवियर वो किसका पार्ट हो गया, मैनेजमेंट का। ये दोनों मर्ज कर देंगे तो दोनों ही साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी क्या होता है, अपनी सोसाइटी को पढ़ना कि भाई आपका जो सोशल एनवायरमेंट है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। और साइकोलॉजी क्या हो गया कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे वो डिसिप्लिन है जिनके साथ अपना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा रिलेशन है। आइए उसके बाद देखते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रोल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग की। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जब से हम बोले जा रहे हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग में इसका रोल है, डिसीजन मेकिंग करता है, मैनेजरियल डिसीजंस लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं वो डिसीजन मेकिंग को लेने में। तो ये आता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे जो है स्टेप्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम, वही चीज आगे आइडेंटिफाई करना। एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली कि भाई ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो डिफाइन द प्रॉब्लम में हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई क्या बनाना है।
एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव में हम ये डिसाइड कर लिया हाउ मच टू प्रोड्यूस, डिस्कवर द ऑल्टरनेटिव यानी कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि ये प्रोड्यूस ना करके कुछ और प्रोड्यूस करें, ये मार्केट एक्सप्लोर ना करके कोई और मार्केट एक्सप्लोर करें, इस तरह की चीजें जो है आप ऑल्टरनेट में डिस्कवर करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग द ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, उसको डीपली जो है आप स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, तो आपने तो यही दो स्टेप्स को जो है एज एन ऑल्टरनेट जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो वो ये दो स्टेप बन जाते हैं, यानी डिफाइन द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसके बाद उस प्रॉब्लम का ऑल्टरनेटिव, उस ऑल्टरनेटिव का सॉल्यूशन, इसके बाद फिर जो है हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है, हमारे पास सारी चीजें आ गई, हमारे पास चॉइस करनी पड़ती है। आइए समझाता हूं एक एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए मैं हूं एक इंसान जिसको जो है, जिसके पास एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या प्रोड्यूस करूं, मैंने डिसाइड कर लिया भाई मुझे मोबाइल फोन बनाना है, ठीक है। अभी मैंने एस्टैब्लिश कर लिया कि भाई कितने बनाने हैं, मेरे को 1 लाख मोबाइल फोन जो है सालाना प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑप्शन 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई अगर ये चीज फेल हो जाती है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसी के अंदर अपने सारे दिमाग लगा दूं, सारा पैसा लगा दूं, मुझे ऑप्शन रखने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल्टरनेट सेलेक्ट करूंगा। ऑल्टरनेट क्या है, मैं मोबाइल की जगह लैपटॉप बनाऊंगा, या ये दूसरा ऑल्टरनेट हो गया मेरा, मैं लैपटॉप, ये मोबाइल फोन लैपटॉप की जगह मैं क्या बनाऊंगा, मैं टीवी बनाऊंगा, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया, मैं कंप्यूटर बनाऊंगा। तो वो चीजें यहाँ पर जो है वो आ जाती हैं। तो इस तरह के मैंने जो है ऑल्टरनेट डिसाइड कर लिए। फिर मैं इन ऑल्टरनेट्स को भी अच्छे से एनालाइज करूंगा, जैसे मैंने इनको किया कि भाई लैपटॉप बनाऊंगा तो मैं लैपटॉप 50,000 बना पाऊंगा, टीवी मैं सिर्फ 25,000 प्रोड्यूस कर पाऊंगा, और कंप्यूटर जो है वो मैं मान लीजिए 60,000 प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो मैंने ये सारी चीजें एनालाइज कर ली। अब मेरे पास प्राइमरी ऑप्शन भी है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स भी हो गए अपने सारे। अब मुझे क्या करना है, मुझे चॉइस करनी है, मेक अ चॉइस कि भाई मैं इनमें से फाइनली जो है क्या प्रोड्यूस करूंगा। मेरे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि कितना प्रोड्यूस करने पे ब्रेक इवन कितना, किस में कितना ज्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू किस में कितना ज्यादा हो जाएगा, सेल्स एस्टिमेट्स मुझे लगाने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किस पे ज्यादा करना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है डिसाइड करने के बाद मैं फिर अपनी फाइनल चॉइस कर लूंगा कि भाई ठीक है, सबसे जो एफिशिएंट काम लग रहा है वो लग रहा है टीवी को प्रोड्यूस करना, तो मैं टीवी बनाऊंगा। तो वो चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड इट्स सोर्स, तो वो पता कर लिया हमने। एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, ये देखेंगे आप, बिजनेस इज प्रॉफिट, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द फर्म, ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। डिस्कवर द ऑल्टरनेट, की ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के। उसके बाद क्या आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनालाइजिंग, तो वही चीजें आ जाती हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए यहाँ पर, और उसके बाद फाइनली हम चॉइस कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं। अब आते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में जो रोल है उसको समराइज कैसे किया गया है, एनालाइजेस द माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज कंज्यूमर डिमांड एंड बिहेवियर। तो कंज्यूमर एंड डिमांड और बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे तो ही तो हमको प्रॉब्लम का पता चलेगा। हम बिजनेस डिमांड को जो है, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर को क्या चाहिए यही नहीं पता पाएंगे तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे हो पाएगी। डिमांड एंड सेल्स फोरकास्टिंग दैट आर सिग्निफिकेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शनिंग, तो इस तरह की सारी चीजें जो है यहाँ पर समराइज की गई हैं। आइए अब अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक। तो हमने एक जो है अच्छा खासा आइडिया ले लिया कि हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अपने आप में क्या चीज है, मैनेजमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से फंडे लिए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन से इसके अंदर इंकॉर्पोरेट किए गए हैं, रोल क्या रहता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। अब आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर, वो सब्जेक्ट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पहले क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and to distribute them for consumption now or in the future among various people and groups in सोसाइटी। तो बहुत डिटेल डेफिनेशन है, शुरू से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, हाउ मैन एंड सोसाइटी यानी कि इंसान किस तरह से चूज करता है विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, कि बिना पैसे का इस्तेमाल करे या पैसे का इस्तेमाल करे, टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यानी कि किस तरह से जो है अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना है, उनको उनसे प्रोडक्शन लेनी है, अपने कोई भी ह्यूमन रिसोर्स हो गया अपना, या कैपिटल रिसोर्स हो गया, मॉनेटरी रिसोर्स हो गया, उन सब चीजों की किस तरह से एम्प्लॉय करना है, उनको डिप्लॉय करना है, यूज करना है। विच कुड हैव ऑल्टरनेट यूज, यानी कि उसके कोई ऑल्टरनेट यूजेस भी हो सकते हैं। तो वही चीजें आ गई, आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, उसके बाद ऑल्टरनेट सेलेक्ट करना और उन ऑल्टरनेट्स को अच्छे से स्टडी करना, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम, अलग अलग कमोडिटीज को, ठीक है, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे प्रोड्यूस करना है, टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन द फ्यूचर, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसके लिए, कंजम्पशन के लिए, अब और आने वाले टाइम में, अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप इन द सोसाइटी। तो वहीं से सोसाइटी से ही बात शुरू हुई कि सोसाइटी यानी कि इंसान किस तरह रिसोर्सेज का यूज करके प्रोड्यूस करता है। वो प्रोड्यूस किस लिए करता है, ताकि वही सोसाइटी के लोग या इंसान उसको कंज्यूम कर सके आने वाले टाइम में। तो वो चीजें यहां पर बताई गई।
तो 6 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट, टाइम पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट, द डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट और द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट। इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे कि इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का क्या कहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज मोस्टली यूज्ड बाय द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये जो है सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट इज क्लोजली अलाइड विद द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड द इकोनॉमिस्ट मेजरली यूज बोथ द कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। यानी कि रेवेन्यूज और कॉस्ट के अंदर जो इंक्रीज हो रहा है, जो इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनको साइमल्टेनियसली पढ़ा जाता है ताकि उनके बीच का जो प्रोपोर्शन है वो डिसाइड किया जा सके और उसके बेसिस पर, उस प्रोपोर्शन, उस वेरिएंस के बेसिस पर हम अपने डिसीजंस ले सके। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट डिनोट्स द ऑल्टरेशन इन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपका क्या होता है? आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस कर देंगे आपका फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट बन जाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि आपके जो वेरिएबल खर्चे हैं जो चेंज होते हैं डिपेंडिंग आपकी सेल्स कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, जो भी फैक्टर अंडरलाइन है वो वेरिएबल फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं? जो आपके स्केल या प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो फिक्स्ड है। जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस तरह की चीजें जो है आपकी फिक्स्ड रहती हैं। आप प्रोड्यूस करें ना करें आपको वो खर्चे पे करने पड़ेंगे। While the alteration in total revenue is signified by incremental revenue occurring from firm's production decision। और सिमिलरली जो है आपका टोटल रेवेन्यू वो क्या होता है? आपका इस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या होगा? आपके फर्म का ओवरऑल जो आपने प्रॉफिट अर्न करके दिया है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यानी कि उस रेवेन्यू के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है वो फर्म के प्रोडक्शन डिसीजन पे, यानी प्रोडक्शन डिसीजन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना। जितनी ज्यादा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जितने ज्यादा हम हाई स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज करेंगे, उतना ही हमारा ऑल दो हाई स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्ट जो है डिलीवर किया जाएगा, बट हमारा जो है रेवेन्यू उतना ही लेट प्रोड्यूस होगा, उतना ही स्लो प्रोड्यूस होगा, उतना ही कम प्रोड्यूस होगा। तो हमें बिल्कुल इतना एफिशिएंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अपनी डिटरमाइन करनी पड़ती है कि कम से कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव किया जा सके। वही यहाँ पर बताया जा रहा है। आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। It involves estimating the impact of decision alternatives on cost and revenue, stressing the changes in total cost and total revenue that result from changes in prices, product, procedure, investment or whatever may be at stake in the decision। तो वही बात है, जो भी अंडरलाइन फैक्टर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी रहेगी और उसके हिसाब पे डिपेंड करता है कि आपका टोटल रेवेन्यू कितना रहेगा। The concept can be stated that the firm's decision will be profitable if revenues will rise more than cost। कि अगर रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ज्यादा राइज करेंगे, वही मैंने बताया ना आपको, उनकी प्रोपोर्शन जो है वो स्टडी की जाती है कि हमारी कॉस्ट कितनी है और उसके हिसाब का हमारा रेवेन्यू कितना है। तो ये चीजें जो है इनके बीच का जो वेरिएशन है, इनके बीच का जो प्रोपोर्शन है वो कितना कांस्टेंट है। ऐसा ना हो कि यहाँ पॉइंट पे आने के बाद जो है अब आप जो है हमारे रेवेन्यू यूं आ जाएंगे और हमारे जो है कॉस्ट जो है वो इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। तो आप देख रहे हैं हमारे रेवेन्यू जो है वो हमारे कॉस्ट से बढ़ते कम होते जा रहे हैं। तो वो प्रोपोर्शन हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। द इंक्रीमेंट इन सम कॉस्ट इज लेस देन द रिडक्शन इन अदर कॉस्ट। कि कुछ कॉस्ट ऐसी हो सकती हैं जो बढ़ जाए, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी हो सकती हैं जो कम हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अपनी क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और आपकी जो है इस तरह की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए आपका जो रेंट का एलोकेशन है वो इतने डिपार्टमेंट्स में, इतने छोटे छोटे अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि आपको जो है उसका नेट रिजल्ट ही रियलाइज ना हो, उतना ज्यादा इंपैक्ट ना करे। लेकिन कुछ कॉस्ट है जैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई हमारी, क्योंकि प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। या हमने नई प्रोडक्शन लाइन बना ली, एक प्रोडक्शन लाइन के रेवेन्यू से हमने एक और प्रोडक्शन लाइन जो है एस्टैब्लिश कर ली, तो इनिशियली कुछ टाइम जो है हमारा रेवेन्यू दो प्रोडक्शन लाइन यानी कि वही सेम रेवेन्यू मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए जो है वो कमाए थे अपनी एक प्रोडक्शन लाइन से, अब वही 1 लाख रुपए जो है दो प्रोडक्शन लाइन के खर्चे को जो है एलोकेट कर रहा है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज हो जाती है वहां पर। द इंक्रीज इन सम रेवेन्यू इज मोर एज कम्पेयर टू अदर्स। बिल्कुल सही बात है। अब डिपेंड करता है आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ साल हो सकता है मान लीजिए जैसे लॉकडाउन था अभी पीछे, तो उसके अंदर आपके मान लीजिए सैमसंग है तो उसके अंदर सैमसंग के जो लैपटॉप्स डिवीजन है हो सकता है उनकी सेल बहुत ज्यादा चली गई या मोबाइल सेल्स बहुत ज्यादा चली गई, और उनके जो सिमिलरली सोनी है तो उनकी जो है कैमरा सेल्स मोबाइल सेल्स से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनका जो मोबाइल का रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो उनको अपनी मोबाइल डिवीजन बंद ही करनी पड़ गई, क्योंकि उनका कैमरा डिवीजन जो है या टेलीविजन डिवीजन है वो इतना ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने लग गया कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी वो मोबाइल डिवीजन चले या ना चले। द रिडक्शन इन कॉस्ट इज मोर देन द रेवेन्यू। तो आपकी जो कॉस्ट की रिडक्शन है सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कहूँ कि हमारी जो कॉस्ट है
वो रेवेन्यू के अगेंस्ट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, रेवेन्यू हमारा बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, और हमारी कॉस्ट जो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के हिसाब से कम होती जा रही है, यानी जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो वही यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। Generalization of this concept is not possible due to variable behavior of the firm. The concept can only be in short run. The applicability on the concept depends on the additional capacity of business firm. तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद हमारा टाइम पर्सपेक्टिव, यानी कि जो टाइम को मद्देनजर रखकर चीजें आती हैं, यानी कि मंथ्स हो गया, ईयर हो गया, उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जब हम चीजें करते हैं शॉर्ट रन में, अब चीजों को जो है एक साल को शॉर्ट रन डिसाइड कर देते हैं और एक साल से ज्यादा पीरियड को अपना लॉन्ग रन डिसाइड कर देते हैं, तो उनके बेसिस पर जो इकोनॉमिक्स परफॉर्म की जाती है, जो इकोनॉमिक फंक्शंस लगाए जाते हैं, वो हमारा टाइम पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट में आता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम draws a clear distinction between short run and long run time period. This distinction is not based on any calendar period like a month or rather based on the quickness of decision can be made and variability of the factor. तो बिल्कुल वही बात कि भाई जो आपके डिसीजंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई डिसीजन जो है आपको शॉर्ट रन प्रॉफिट यील्ड करके देगा, वो चाहे 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, तो वो शॉर्ट रन बन जाएगा आपका, यानी कि कितने कम टाइम में कितनी रैपिडनेस उसकी है डिसीजन की इफेक्टिव होने में। मैंने आज डिसीजन लिया, उसके रिजल्ट्स मुझे कल मिल जाएंगे, तो ये डिसीजन क्या होगा, शॉर्ट रन हो गया। मैंने आज एक डिसीजन लिया है प्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसका जो रेवेन्यू है, जिसका जो बेनिफिट मुझे आने वाले 5 6 10 साल के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा, वो अपना लॉन्ग रन डिसीजन हो गया। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर से कि आप कॉस्ट जो है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करने के लिए। मान लीजिए मैं वही एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास मान लीजिए मैं 35,000 रुपए किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे हर महीने 35,000 की सैलरी देती है, और एक कंपनी से मुझे ऑफर आता है जो 50,000 की सैलरी मुझे ऑफर कर रही है, लेकिन मैं वो 50,000 जो है वो सेक्रीफाइस करके यहीं स्टे करना चाहता हूं, तो वो 50,000 रुपए मेरे लिए क्या हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी को ना सेलेक्ट करने का जो मुझे कॉस्ट इनकर करना पड़ गया, वो कॉस्ट मेरी क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू फोरगोन बाय अवेलिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन रादर देन दी अदर। तो वही बात है, ऊपर क्या था, ऊपर मैंने कोर्स ऑफ एक्शंस क्या सेलेक्ट करे कि मुझे मोबाइल ये सब इनमें, तो मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, मैंने टीवी सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएंगी, ये जो बाकी 3 ऑल्टरनेटिव्स बच गए जो मैं प्रोड्यूस कर सकता था बट मैंने नहीं करे, वो मेरे लिए बन जाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन एम्प्लॉयड फंड इन हिज ओन बिजनेस, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दोज इन्वेस्टेड फंड इज द इंटरेस्ट इफ दे हैड बीन एम्प्लॉयड समवेयर एल्स। तो बिल्कुल सही बात है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास 10,000 या 1 लाख रुपए हैं और वो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो बैंक इंटरेस्ट या वो म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट जो मैं उनको मार्केट में इन्वेस्ट करके कमा सकता था। मैंने क्या चूज कर लिया, मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या था कि या तो मैं उससे एक बिजनेस खड़ा कर लूँ, या मैं उसको बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, या मैं उससे शेयर्स ले लूँ, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दूं। तो मैंने कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया, तो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, ये 3 चीजें, या इसका जो इससे जो इंटरेस्ट मिलने वाला था। और सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने उसको बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे लिए इंटरेस्ट तो रेवेन्यू हो जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बिजनेस से होने वाली इनकम, म्यूचुअल फंड से होने वाले डिविडेंड्स, यही तरह की सारी चीजें जो है जो आप नहीं सेलेक्ट करते, आप एक पर्टिकुलर चॉइस बनाते हैं और उस चॉइस के ऑल्टरनेट जो थे, उस चॉइस के ऑपोजिट जो चॉइसेस आपने सेक्रीफाइस कर दी, जो मना कर दी, रिजेक्ट कर दी, वो सारी आपकी चॉइसेस आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सेक्रीफाइस इज मेजर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सेक्रीफाइस ही डिटरमाइन करता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। जैसे 35,000 रुपए मेरे को मिल रहे थे, 50,000 की नौकरी का ऑफर आया, मैंने 50,000 वाली नौकरी सेक्रीफाइस कर दी, तो सेक्रीफाइस अमाउंट कितना हो गया, 50,000 रुपए। और वो डिपेंड करता है कितने पीरियड की बात कर रहे हैं, तो साल का कितना हो गया, 6 लाख रुपए। तो वो मैंने जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस तरह से डिटरमाइन कर ली। द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑप्शन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 50,000 रुपए, यानी कि कॉस्ट क्या थी उसकी, 50,000 रुपए। सेक्रीफाइस ऑप्शन था वो वाला, तो हाँ बिल्कुल वही कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑप्शन, यानी 50,000 रुपए मेरी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी जीरो व्हेन रिसोर्सेज हैज नो अल्टरनेट यूज। वही बात है, मेरे पास ऑप्शन ही एक है भाई, 35,000 की नौकरी है, मेरे को उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, मैंने कहीं अप्लाई ही नहीं किया, ना मुझे कहीं से कॉल आई, तो मेरे पास इस वक्त ऑप्शन ही क्या है, एक 35,000 रुपए की नौकरी करना। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, मैंने कोई दूसरा ऑप्शन लिया ही नहीं, जब देखा ही नहीं, मिला ही नहीं मेरे को कोई दूसरा ऑप्शन, मेरे पास था ही सिर्फ एक ही ये चीज कि भाई तेरे को ये करनी है तो कर ले, तो वो चीज जो है वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी जीरो हो जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डजंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज इज जस्ट एन इमेजिनरी आइडिया। बिल्कुल सही बात है, मेरे पास वही बात है, मेरे पास अभी 35,000 रुपए की नौकरी है, मैं उसको 35,000 हर महीने जो है अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हुए देखता हूँ, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू हो गया। लेकिन कल को मुझे एक ऑफर आया जो मुझे कह रहा है कि भाई मैं तेरे को 50,000 रुपए दे दूंगा, और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया ना, भाई मैं तो अपने 35 में खुश हूँ, यहाँ मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं, सर्कल भी अच्छा है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, मैं वो ऑप्शन नहीं लूंगा। तो मैं उसको अपनी बुक्स में थोड़ी लिखूंगा कि भाई मैंने 50,000 की नौकरी सेक्रीफाइस कर दी। ऐसे तो पता नहीं कितनी नौकरियां सेक्रीफाइस करते हैं, कितने ऑप्शन सेक्रीफाइस करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर है, आप उसको अपने दिमाग में कैलकुलेट कीजिए, उसको थ्योरेटिकली अलग से डिस्क्लोज कीजिए, बट उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है आप प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी रियल और इन फॉर्म ऑफ मनी। तो रियल हो सकती है, फॉर्म ऑफ मनी में हो सकती है। जैसे अभी 50,000 की बात करी तो वो क्या था, एक फॉर्म ऑफ मनी था। रियल क्या होता है, यस और नो ऑप्शन आपके जो है रियल हो जाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आता है इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द वेल नोन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी मार्जिनल, द प्रोड्यूसर शुड एलोकेट इट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट वैल्यू एडिशन और प्रॉफिट और मार्जिनल यूटिलिटीज यील्डिंग फ्रॉम ईच यूनिट आर इक्वल। यानी कि वैल्यू एडिशन या प्रॉफिट और मार्जिनल यूटिलिटीज यील्डिंग फ्रॉम ईच यूनिट्स आर इक्वल। यानी कि जो भी हर यूनिट, मान लीजिए मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ किसी चीज की, तो हर यूनिट से जो मेरे को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, क्योंकि हर यूनिट की कॉस्ट ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो वही कॉन्सेप्ट अगर मैं रेवेन्यू पे लगाऊं तो यानी कि मेरे को पर यूनिट जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। 10,000 यूनिट बनाने के लिए मान लीजिए मेरे को जो है पर यूनिट 2 रुपए की खर्चा हुआ है, यानी कि मेरा कुल खर्चा 20,000 रुपए हुआ है, और मेरा रेवेन्यू जो है वो मुझे कितना हुआ है, 40,000 रुपीज का हुआ है। तो यानी कि मैंने अपना पर यूनिट कितना कमाया, 4 रुपए कमाया। और ये हर यूनिट पे 4 रुपए ही था, किसी पैसा नहीं था कि किसी यूनिट ने 3 कमाया और किसी ने 5 कमाया। सारी 10,000 की 10,000 यूनिट जो बिकी, उन्होंने 4 रुपए ही कमा के दिए। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि शुड एलोकेट इट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट वैल्यू एडिशन और प्रॉफिट और मार्जिनल यूटिलिटीज यील्डिंग फ्रॉम ईच यूनिट्स आर इक्वल। तो वही चीज यहाँ पर बता दी गई है। उसके बाद आता है हमारा डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। द फेमस प्रोवर्ब बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। तो वही चीज होती है, जो चीज इस वक्त हमारे हाथ में है, वो चीज जो कहीं और दिखाई दे रही है उससे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। वही आप कहते हैं ना कि मेरे पास ये होना चाहिए था, ये हो सकता था, वो फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है, दैट इज व्हाट इज मोर वैल्यूएबल देन व्हाट यू कुड हैव या व्हाट यू शुड हैव। उसी से आप अपना बेस्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो चीज आपके पास अभी है वही आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। वो चाहे आपका खुद का हेल्थ हो, वो चाहे आपके लिए कोई मोबाइल फोन हो जिसको आप मोस्ट प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, फिलहाल वो चीज आपके लिए सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाती है। बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। यानी कि जो मेरे फिलहाल हाथ में है वो किसी भी मल्टीपल चीजों के बराबर हो जाती है वैल्यूएबल। इज वर्थ मेंशनिंग व्हाइल डिस्कसिंग द डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेनिंग दैट अ रूपी टू बी रिसीव्ड टुमारो इज वर्थ लेस देन द सेम रूपी रिसीव्ड टुडे। मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो मुझे बोलता है कि भाई मैं तेरे को, अगर तू मुझसे आज पैसे लेगा तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन अगर तू मेरे को एक दिन की मोहलत दे देता है तो मैं तेरे को कल 11,000 रुपए ला के दे सकता हूँ। तो उसको बोलो ना भाई, तेरे आगे जोड़े मैंने हाथ, मेरे को नहीं चाहिए तेरे 11,000 रुपए, तू मुझे आज ही 10,000 रुपए दे और बात खत्म कर। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि भाई कल का जो है कोई भरोसा नहीं होता। आपको अभी जो मिल रहा है आप उसी को जो है अपने फैक्टर करिए, आप उसी को अपने रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। अक्रूवल बेसिस भी एग्जैक्टली इसी चीज पर काम करता है। जो इवेंट अभी हो रहे हैं उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर दीजिए, उससे आने वाला बेनिफिट, उससे आने वाला रेवेन्यू, उसके ऊपर होने वाला कॉस्ट जो है वो कभी बाद में देख लेंगे जब इनकर होगा, बट उसको रेवेन्यू को या अपने जो अपने कॉस्ट है उसको इमीडिएट जो है रिकॉग्नाइज कीजिए। सिमिलरली आप अगर मुझे आज 100 रुपए दे रहे हैं और कल बोले कि भाई कल मैं तेरे को पक्का 110 दे दूंगा, तो मैं उस चीज पर भरोसा नहीं करता। मेरे को लालच नहीं करना चाहिए 10 रुपए का। मेरे को तू आज 100 रुपए दे और बात खत्म कर, कल तू भाग जाए लेके, फिर वो आज 100 रुपए भी गए। तो वो चीज जो है यहाँ पर की जाती है। दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड गिव द ड्यू इंपॉर्टेंस टू द फ्यूचर अनसर्टेनिटी इन रिसीविंग द फ्यूचर रुपी। तो ये चीज होती है फ्यूचर अनसर्टेनिटी। मैंने बोला ना आपको कि भाई तू मुझे आज 100 रुपए तो अभी दे रहा है, कल तू मेरे को बोल के जाएगी भाई मैं तेरे को 120 दे दूंगा, चल 200 भी दे दूंगा, और कल तू भाग जाए फिर, तो वो मेरे आज जो 100 रुपए मिल रहे हैं वो भी जाते रहेंगे। तो माना भाई आज जोड़े तेरे आगे, तू मुझे आज ही अपने 100 रुपए दे और बात खत्म कर। It is also necessary to discount future rupee even in the absence of uncertainty to make them equivalent to the present day rupee। तो मिले ना मिले तुम आज जो है उसको डिस्काउंट कर दो, आज जो है उसकी वैल्यू को दिखाओ। क्योंकि देखिए आपका जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी क्या कहता है कि 100 रुपए की वैल्यू जो आज से 10 साल पहले थी, वही वैल्यू 100 रुपए की आज कितने की रह गई है, वे भी 50 या उससे भी कम रुपए की। यानी कि आप 1 रुपए में पहले अगर 2 टॉफीज खरीद पाते थे, तो आज 1 रुपए में आप 1 टॉफी भी नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि इक्लेयर्स अब 2 रुपए की हो गई है। इस तरह की चीजें जो है ये क्या है, इन्फ्लेशन है। तो वही यहाँ पर सेम चीज की जा रही है कि भाई हमारा जो कल मिलने वाला पैसा है उसकी वैल्यू आज मिलने वाले पैसे से कम होगी। क्योंकि कल तू बेशक मेरे को 110 रुपए दे दे, रातों रात अगर पेट्रोल के प्राइस 110 रुपए ही हुए तो मुझे फायदा क्या है। आज तो तू मुझे 100 रुपए देगा, आज पेट्रोल 90 रुपए का है, मैं अपने 10 रुपए बचा भी लूंगा। कल तू मुझे 110 देगा, पेट्रोल फिर से 110 का हो जाएगा, तो भाई मेरे को तो नुकसान ही हो जाएगा ना। तो वो चीज यहाँ पर बताई जाती है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि आपको कल मिलने वाले पैसे की जो वैल्यू है वो हमेशा आज मिलने वाले पैसे से कम रहती है। आज जो आप उस पैसे से चीजें खरीद सकते हैं वो हमेशा कल उस मिलने वाले पैसे से कम खरीद पाएंगे। One can understand the rationale of discounting with the help of assume a person is offered a choice of 100 rupee today or 100 next year that he would preferably choose today instead of 100 after 1 year। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि एक इंसान को बोलिए कि भाई 100 रुपए आज ले ले या 150 रुपए अगले साल ले लियो या 150 रुपए कल ले लियो, तो वो नहीं, वो बोलेगा भाई अभी दे, बात खत्म कर।
फ्यूचर अनसर्टेनिटी वर्क्स हियर एज वेल एज द पर्सन कैन अर्न इंटरेस्ट सिट एंड ऑन हिज मनी। तो वही है, कुछ भी आप ऑप्शन दे लो उसको, वो नहीं लेगा, वो बोलेगा कि भाई आज ही दे दे। उसके बाद जो है ये जो आपकी वैल्यू कंप्यूट करने, तो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को हम बी से डिनोट करते हैं, यानी कि आज जो हमारे पैसे की वैल्यू है। ए क्या होता है, इन्वेस्टेड अमाउंट की कितना हमें दिया है, यहाँ पर ए कितना है हमारा, जैसे एग्जांपल में 100 रुपए हो गया, और 1 + आई यानी कि 1 + इंटरेस्ट रेट। आई यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट, यानी कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी, जितना पैसा हमें आज मिल सकता है उसको डिवाइड कर देंगे उस पैसे में, कल को अगर मिले तो कितना इंटरेस्ट ऐड हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 100, यानी कि 100 रुपए हमें को जो है वो मिल सकते हैं, और इंटरेस्ट कितना बन रहा है 1 + कितना परसेंट मिल रहा है यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट, तो यानी कि 0.10। तो ये जो है ऐड कर देंगे तो 100 / 1.10, तो उससे जो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 90 रुपए आएगी। यानी कि कल जो तू मुझे 110 रुपए देने की बात कर रहा है ना, वो आज के टाइम में सिर्फ 90.90 रुपए बनते हैं। तो भाई माफ कर मेरे को, मैं अपना 10 रुपए का या 9.10 रुपए का जो है नुकसान नहीं उठाऊंगा, तो मुझे आज ही 100 रुपए दे दे और अपने सेटल करते हैं। तो ये चीज आप देख रहे हैं कितना जो है डिफरेंस क्रिएट हो गया, कि आज मेरे को वो 100 रुपए दे रहा है, कल वो बोल रहा है तू बेशक मेरे से 110 ले लियो, वो 100 कल के 110 रुपए आज के कितने हैं, सिर्फ 90 रुपए हैं। तो ये चीज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई गई है आपको। और यहाँ पर अगर 2 ईयर्स को करेंगे तो जो है ऊपर स्क्वायर कर देंगे उसका, यानी कि 2 साल का इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होगा। और अगर n नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी कि 3 है 4 है, तो यहाँ पर आप कर देंगे, फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, v = a/1 + i, यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट। तो ये फॉर्मूला, जब भी आपको इस तरह की कोई सिचुएशन आए प्रैक्टिकलिटी में भी, अगर आपको कल को कोई ऐसा बंदा बोले कि भाई तू, मैं आज तेरे को इतने रुपए दूंगा, लेकिन अगर तू 2 दिन मेरे को और दे देगा तो मैं तेरे को और 20 रुपए का इंटरेस्ट भी दे दूंगा, तो उसको बोले ना भाई मेरे को नहीं चाहिए तेरा इंटरेस्ट, मेरे को तो अभी के अभी जो है अपने पैसे दे और बात खत्म कर। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट। द मैनेजरियल डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। तो देखिए वही है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, हमें फ्यूचर का बिल्कुल नहीं पता क्या होगा कल को। कल को कोई चीजें जो है आज जो सस्ती मिल रही हैं वो महंगी हो सकती हैं, और जो आज महंगी है वो कल को सस्ती हो सकती हैं। तो उस तरह के डिसीजन जो है वो बिल्कुल फ्यूचर पे जो है आप डिपेंड नहीं कर सकते, बेस नहीं बना सकते। आप फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई ये चीज हो सकती है, बट देन अगेन आप एक इंडिविजुअल फर्म 100% आइडिया नहीं लगा सकते। इम्पल्सिव वेरिएशंस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिजनेस साइकिल्स। देखिए अपने 2014 के बाद से आप देख रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कितने डेडिकेटेड हैं, रात को कभी भी आते हैं और बोल देते हैं कि भाई अब लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, अपना डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा, जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इतने इंपल्सिव, इतने एग्रेसिव डिसीजन इन्होंने लिए हैं पिछले कुछ टाइम में, और उनका क्या इंपैक्ट पड़ा है, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है उनका। हाँ, लॉन्ग टर्म में एस्टिमेट किया जा रहा है कि भाई आने वाले टाइम में चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी, बट देन फिर वो चीज जो है वो एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है कि भाई आने वाले हर चीज में तो आदमी अडेप्ट कर लेता है चीजों को, लेकिन इमीडिएटली उसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है चीजों के ऊपर। आप देखिए जब एकदम से आप रात को आकर बोल दिया कि भाई रात के 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या 2 दिन बाद लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, देखिए जो गरीब मजदूर लोग थे उनको कितना परेशान होना पड़ा, जो वर्किंग क्लास थी, जो अपने शहरों से बहुत जो मतलब क्या कहता हूं मैं, इस देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने में बैठे हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं उस वक्त अपना बेंगलोर में था, अब कहाँ से एकदम से टिकट बुक करूं, और अगर बुक कर भी रहा हूँ और रश कितना है आप देखिए ना, मैं अकेला थोड़ी हूँ बेंगलोर में जो दूर दूर से आया, कितने लोग हैं जो एकदम से इस तरह से इमीडिएट उनको निकलना पड़ा। तो इस तरह के डिसीजंस जो है क्या पता कब लेने पड़ जाए। और सेकंड थिंग, बिजनेस एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे कि भाई मेरे एम्प्लॉइज को एकदम से यूं घर भागना पड़ जाएगा, उनको उनको ये चेंज इतना बड़ा जो है डायनेमिक चेंज हो गया कि भाई कहाँ तो सारा सारा दिन बैठ के, सारी सारी रात बैठ के भी काम कर रहे थे, और एकदम से इन्होंने बोल दिया, क्लोजिंग वैसे था उस वक्त 31 मार्च आने वाली थी, और एकदम से बोल दिया कि भाई साहब लॉकडाउन डिक्लेयर है कंप्लीट और सब घर रहेंगे। वो ठीक है, उन्होंने जिस पैनिक में आके डिसीजंस लिए वो एक अलग बात है, वो एक अलग साइकोलॉजिकल मुद्दा है करने का, लेकिन बट द थिंग इज कि एक ऑर्गेनाइज्ड डिसीजंस अगर लिया जा सकता था वहां पर, तो वो लेना ज्यादा चाहिए था। तो इस तरह की चीजें जो है, ये पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट है, एकदम से बोल दिया कि भाई इस डेट से रात के 12 बजे जो है आपकी करंट करेंसी जो है इनवैलिडेट कर दी जाएगी। देखेंगे आप बैंक्स के अंदर कितनी जो है लाइनें लग गई हैं, अपने पैसे चेंज कराए जा रहे हैं, लिमिट लगा दी गई है कि भाई एक दिन में एक आदमी जो है 2000 से ज्यादा पैसे एक्सचेंज नहीं करा सकता। इस तरह की बेहुदा हरकतें जो है यहाँ पर की गई थी। तो वो चीजें हैं, की जाती हैं, क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। Normally, the factor of uncertainty is not allowed to affect the decision taken, as the producer assume that he has the perfect knowledge and cost demand factor and the relative environment। तो ये सारी चीजें जो है आपको रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ने को मिलती हैं, कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो इतना रिस्की है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप जो एक बिजनेस खोल के तो बैठ गए हैं। और मेरे बहुत दोस्त थे जिन्होंने फूड जो है इंडस्ट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने अपनी जो है कुछ जैसे
कुछ भी उन्होंने बर्गर का कुछ कुछ भी इस तरह का जो है इन्वेस्ट किया था उसके अंदर, वो खुद जो है वहां पर ऑक्यूपाइड रहते थे और एकदम से लॉकडाउन लग गया, उनको अपना बना बनाया जो है अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उनको अपनी पहले मंथ की रेवेन्यू तक जनरेट नहीं कर पाए हैं वो, उनको बिजनेस अपना बंद करना पड़ गया। तो इतना रिस्की एनवायरनमेंट है, अब क्या ही बता सकते हैं उसके बारे में। टैक्सेशन पॉलिसीज इतनी रिस्की है। अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर एकदम से उन्होंने बोल दिया कि भाई 5% से सीधा 12%, इट्स नॉट इवन डबल, मोर देन डबल। 10% कुछ 5 से शिफ्ट करके भाई थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेते, भाई नहीं, सीधा 12% पे कर दिया शिफ्ट। अब क्या है, देखिए 12% क्यों कह रहा हूं मैं डबल है, देखिए 5% क्या होता है, 2.5% CGST, 2.5% SGST। ऑन दी अदर हैंड 12% कितना होता है, 6%। अब देख रहे हैं 2.5% से 6% का शिफ्ट। तो एक एंड कंज्यूमर के ऊपर भी इस चीज का बड़ा इंपैक्ट पड़ता। सिमिलरली मोबाइल फोन्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर लॉकडाउन में यही हरकत करी थी, 18% से सीधा 28% के ब्रैकेट में उनको डाल दिया गया था। और सरकार जो है वो ठीक है, उनको मालूम था कि भाई लॉकडाउन का पीरियड है, लोगों को मोबाइल डिवाइसेस की बहुत जरूरत पड़ेगी, मोबाइल डिवाइसेस से रेवेन्यू बहुत जनरेट हो सकता है, उन्होंने एक इकोनॉमिक डिसीजन ले लिया। लेकिन उस इकोनॉमिक डिसीजन का लोगों पर कितना बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है ये उन लोगों ने नहीं सोचा, तो वो चीजें हैं यहाँ पर की गई हैं। तो आज के लिए जो है हमने अपने जो 6 कॉन्सेप्ट्स थे इकोनॉमिक के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे जिनके ऊपर हमारी इकोनॉमिक्स चलती है, फंक्शन करती है, वो डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपको कोई डाउट आता है वो डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, कोई फीडबैक देना है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके अलावा आपके जो पीडीएफ्स हैं, ये सारे पीडीएफ जो है मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, उससे ऊपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का भी लिंक है, वो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपको सारे पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। आप जाइए अपनी अकॉर्डेंस के हिसाब से उनको डाउनलोड कीजिए, एक बार रीडिंग दीजिए, 2 बार रीडिंग दीजिए, और आपके एग्जाम्स की जो है इससे अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएंगे। आने वाले लेक्चर में हम अपने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए जो है इतना ही बहुत है, आप इसको रिवाइज करते रहिए, साथ साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी रहता है चीजों को। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप वो कर रहे हैं, मेरी बात मानेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।